हाँ तो दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि एक ऐसा टॉपिक जहाँ से डेफिनेटली चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो वहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो क्या आप यकीन करोगे? आई नो कि थोड़ा सा मुश्किल है यकीन करना कि वो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो वहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बायोलॉजी का ये जो टॉपिक है, यानी ये जो वीडियो हम आपको दे रहे हैं, इस वीडियो से डेफिनेटली चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो आप वहाँ पे जाकर देखना, उसमें एक दो प्रश्न यहाँ से यानी इस वीडियो से आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो को आपको आखिरी तक देखना है और जो भी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी, करीब ये 15 से 20 मिनट का वीडियो होने वाला है। आराम से देखिए और अच्छे से सभी पॉइंट्स को याद कर लो। डेफिनेटली एक दो नंबर आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम देने जाओ मिलेगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इसका पार्ट 1 मैंने आपको प्रोवाइड कराया है, यानी सेट नंबर 1 हमने दिया था आपको जैव विकास। कल की वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो एक एक करके शुरू करते हैं और सभी क्वेश्चंस को आराम से डील करते हैं। तो चलिए शुरू किया जाए। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि विज्ञान किसे कहते हैं। तो विज्ञान आपको अच्छे से पता है कि सुसंगठित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। जीव विज्ञान की मूलतः कितनी शाखाएं हैं? तो 2 शाखाएं हैं, यानी कि बायोलॉजी की 2 शाखाएं मानी जाती है, एक जूलॉजी और एक बॉटनी। जूलॉजी की कितनी उप शाखाएं होती हैं? तो इसकी बहुत सारी शाखाएं हैं, ये फिलहाल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आता है कि जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी किसका अध्ययन होता है? तो जंतु विज्ञान में हम लोग जीवित और मृत जंतुओं का अध्ययन करते हैं, यानी दोनों इसमें होता है, जीवित और मृत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान का जनक किसे मानते हैं? अरस्तु को माना जाता है। हिस्टोरिया एनिमेलम जो पुस्तक है, रचना है, वो अरस्तु की रचना, ये याद रखिएगा, पूछा जाता है। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन करता है? तो जंतुओं का अध्ययन करता है। यहाँ पे हमने जो देखा, जीवों के वर्गीकरण के अध्ययन को कहते हैं वर्गीकी। जीवों के वर्गीकरण के अध्ययन को वर्गीकी कहा जाता है। जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मॉर्फोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ये वर्ड आपने कई बार जब आप साइंस फिक्शन मूवी देखते हैं तो उसमें आपको देखने को मिलता होगा, मॉर्फोलॉजी वर्ड सुनते होंगे आप। मनुष्य के विकास का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? तो एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत मनुष्य के विकास का अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान की किस शाखा में मानव जाति का समाज शास्त्रीय अध्ययन किया जाता है? तो एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों का मतलब एक ही हुआ, इसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस नहीं है। मानव जैसी प्रजातियाँ जैसे बंदर, वानर, वन मानुष आदि के व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो प्राइमेटोलॉजी कहा जाता है। प्राइमेटोलॉजी कहा जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। अस्थियों के अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया था? तो ये एकदम वीवीआई प्रश्न है, कई बार पूछा गया। अस्थियों का अध्ययन जो होता है ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत, यानी ऑस्टियोलॉजी होता है। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन करते हैं? तो जेनेटिक्स में आनुवंशिकता और उसके विचरण का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की किस भाषा में आनुवंशिकता यानी जेनेटिक अभियांत्रिक के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है? इसे यूजेनिक्स कहा जाता है, यूजेनिक्स में। नेक्स्ट आता है हिमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? तो हिमेटोलॉजी में हम लोग रक्त का अध्ययन करते हैं, रक्त यानी ब्लड। शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की किस शाखा में पुरुषों की विशिष्ट रोगों और स्थितियों का अध्ययन किया जाता है? तो एंड्रोलॉजी में, एंड्रोलॉजी में। चिकित्सा विज्ञान की किस शाखा में यकृत के उपचार का अध्ययन किया जाता है? तो हिपैटोलॉजी में यकृत के उपचार का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि कैंसर का उपचार चिकित्सा विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? तो कैंसर का उपचार हम जो करते हैं वो ऑन्कोलॉजी में किया जाता है। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन, कोशिका के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को ऊतक विज्ञान यानी हिस्टोलॉजी कहा जाता है। चिकित्सा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किडनी का अध्ययन करते हैं? तो किडनी का अध्ययन जो होता है वो नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत, वृक्क विज्ञान हिंदी में नेफ्रोलॉजी। बायोलॉजी के जब भी टर्म्स को आप पढ़ें उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों अच्छे से समझें, दोनों अच्छे से याद रखें। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पारिस्थितिक विज्ञान यानी इकोलॉजी कहा जाता है। विज्ञान की शाखा चिरोपॉडी यानी कि पोडियोट्री जहाँ कहा था, पोडियोट्री शरीर के किस भाग से संबंधित है? तो पैरों से संबंधित है। नेक्स्ट है कि स्वप्नों का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? तो ऑनरिकोलॉजी जो होता है, ओनेरियोलॉजी में करते हैं हम लोग स्वप्नों का अध्ययन, ओनेरियोलॉजी में। पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन साइनोलॉजी कहा जाता है, साइनोलॉजी कहलाता है।
पशुओं के व्यवहार के वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को हम लोग एंथोलॉजी कहते हैं, एंथोलॉजी। ऑर्निथोफिली जो होता है क्या होता है, तो पक्षियों के द्वारा जो परागण कहते हैं, पक्षी परागण को हम लोग ऑर्निथोफिली कहते हैं। हवा के द्वारा परागण होता है, एनिमोफिली कहा जाता है। पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी, ठीक है, ऑर्निथोलॉजी। सोलॉजी में छिपकली का अध्ययन करते हैं। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है, ये भी कई बार रिपीट हुआ। कीट संवर्धन क्या होता है, तो कीटों की वृद्धि करने की विज्ञान को कीट संवर्धन कहा जाता है। मकड़ियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है आर्केनोलॉजी, ठीक है। आर्केनोलॉजी जो होता है मकड़ियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है, तो हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत उभयचर और सरीसृपों का अध्ययन करते हैं। मछलियों के वैज्ञानिक अध्ययन को हम लोग इक्थियोलॉजी कहते हैं। सर्पों के विष का अध्ययन सर्पेटोलॉजी होता है। जो सांप होते हैं उनके विष का अध्ययन को सर्पेटोलॉजी कहा जाता है। टॉक्सिकोलॉजी यानी टॉक्सिक जो जहर हुआ उसका अध्ययन है ये। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधि को जेरेंटोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं इथनोलॉजी, ठीक है, इथनोलॉजी। किसी विशिष्ट संस्कृति के अध्ययन को इथनोग्राफी कहा जाता है। किसी विशिष्ट संस्कृति के अध्ययन को इथनोग्राफी। मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार के अध्ययन को हम लोग इथोलॉजी कहते हैं। नैतिक आचार और कर्तव्य के मनोविज्ञान अध्ययन को इथिक्स कहते हैं। इथिक्स, ये नाम तो आपने सुना ही होगा, इथिक्स। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन जनांकिकी कहलाता है। जनांकिकी। बायोसिस्टेमेटिक्स क्या उद्देश्य होता है, तो बायोसिस्टेमेटिक्स की अगर बात करें तो अध्ययन के सभी क्षेत्रों में विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण जो होता है वो बायोसिस्टेमेटिक्स कहा जाता है। जैविक जगत के गुणों सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों एवं अभियांत्रिकी तंत्रों का निर्माण करना क्या कहलाता है, तो इसे बायोनिक्स कहते हैं। बायोनिक्स कहा जाता है। ये सब जो होगा एक बार में आपको देखने से याद नहीं होगा, इसको आप बार बार रिपीट करेंगे, पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। और इसमें से बहुत सारे ऐसे चीज़ों का जो आपको ऑलरेडी याद होगा, तो कुछ कुछ चीज़ों को याद करना है तो आप आराम से करें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि पैलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, तो पादप जीवाश्मों का अध्ययन पैलियो वनस्पति के अंतर्गत करते हैं। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन को हम लोग पैलेंटियोलॉजी कहलाता है। जीवाश्म विज्ञान तो हिंदी में जानते हैं आप लोग, लेकिन इंग्लिश याद रखना, पैलेंटियोलॉजी के नाम से इसको जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत जीवित एवं जीवाश्म दोनों रूपों में पौधों के परागण, बीज, गुणों और कुछ सूक्ष्म प्लवकों के जीवों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, तो इसे पैलिनोलॉजी कहलाता है। पैलिनोलॉजी। जीवाश्म के अध्ययन को पैलेंटोलॉजी कहते हैं। कवक का अध्ययन क्या होता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि आपको पता ही है कि शैवालों का अध्ययन, कवकों का अध्ययन, ये हमेशा रिपीट होता रहता है। तो कवक का अध्ययन होता है माइकोलॉजी और शैवालों का अध्ययन होता है फाइकोलॉजी। और जहाँ पे देख सकते हैं कि पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, तो पौधों का अध्ययन करते हैं। किस समूह के पौधों में जाइलम और फ्लोएम का अभाव होता है, तो ब्रायोफाइटा में अभाव होता है। ब्रायोफाइटा में संवहनी उत्तक, जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है। किसमें संवहन उत्तक पूर्ण विकसित होता है, तो टेरिडोफाइटा में होता है। नेक्स्ट है कि शुष्क जलवायु के लिए भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं, यानी शुष्क क्षेत्र में उगने वाले जो पौधे होते हैं उन्हें हम लोग ज़ेरोफाइट्स के नाम से जानते हैं। ज़ेरोफाइट्स। इसके बाद है कि किस वर्ग के पौधे अन्य पौधों पर यांत्रिक अवलंबन के लिए निर्भर रहते हैं, तो एपीफाइट्स जो होते हैं वो दूसरे पौधों पर सपोर्ट के लिए जो कि निर्भर रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो फूलों के अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, तो भ्रूण विज्ञान यानी एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। पौधों में बीमारियों का अध्ययन क्या कहलाता है, जिसमें पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं इसको फाइटोपैथोलॉजी। फाइटोपैथोलॉजी कहलाता है। ये थोड़ा सा नया वर्ड हमें देखने को मिल रहा है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। डेंड्रोलॉजी तो आपको पता ही है कि डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो काष्ठीय पौधों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी में करते हैं। जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं, तो एडाफोलॉजी में करते हैं हम लोग।
पेडोलॉजी में क्या होता है? तो पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन, और पेट्रोलॉजी में चट्टानों का अध्ययन होता है। माइक्रो बायोलॉजी यहाँ पे पढ़ेंगे आप। माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसे माना जाता है? तो लुई पास्चर को माना जाता है माइक्रोबायोलॉजी का जनक। प्रथम संयुक्त प्रकाश सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो जेड जॉनसन और एच जॉनसन ने, जेड जॉनसन और एच जॉनसन ने। अब नेक्स्ट आता है कि जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं और उनके विवरण यहाँ पे दिया गया है। जैसे शाखाएं और विवरण देखने को मिलेगा तो वर्ग की, जिसको टैक्सोनॉमी कहते हैं, जीवों का वैज्ञानिक ढंग से वर्गीकरण, जूलॉजी में विभिन्न प्रकार के जंतुओं का विस्तृत अध्ययन करते हैं, बॉटनी में विभिन्न प्रकार के पादपों का अध्ययन होता है, यानी बॉटनी पादप से संबंधित है, जूलॉजी जो है वो जंतुओं से संबंधित है, ये दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी में शरीर के विभिन्न भागों के कार्यों का अध्ययन किया जाता है फिजियोलॉजी में। मैमोलॉजी क्या होता है? तो स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन मैमोलॉजी में करते हैं, मैमोलॉजी। और मायोलॉजी क्या होता है? तो मनुष्य की पेशियों का अध्ययन। ये ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया कि मनुष्य के पेशियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मायोलॉजी कहा जाता है। अस्थियों का अध्ययन यानी हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी होता है। उपास्थियों का अध्ययन कॉन्ड्रोलॉजी कहलाता है, कॉन्ड्रोलॉजी उपास्थियों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है कि रुधिर का अध्ययन हमने देखा, हेमाटोलॉजी कहलाता है रुधिर का अध्ययन। इसके बाद नेक्स्ट आता है सेरोलॉजी में रुधिर सीरम का अध्ययन करते हैं, सेरोलॉजी में। न्यूरोलॉजी के अंतर्गत तंत्रिका तंत्र का अध्ययन, जबकि नेफ्रोलॉजी में हम लोग वृक्क का अध्ययन करते हैं। फ्रेनोलॉजी में क्या होता है? मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन किया जाता है यहाँ में फ्रेनोलॉजी में। जेनेटिक्स में क्या होता है कि जीवों के अनुवांशिक लक्षणों तथा वंशागति का अध्ययन जेनेटिक्स में करते हैं। बायोनॉमी क्या है? तो जीव के नियमों से संबंधित अध्ययन, जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन बायोनॉमी। और टेरेटोलॉजी क्या होता है? तो टेरेटोलॉजी में शरीर विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन किया जाता है इसमें, टेरेटोलॉजी में। ये कुछ जो वर्ड आप नया देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, उनको खास करके एक जगह अलग लिख करके बाद में रिपीट करते रहिएगा, याद रहेगा, ठीक है। जेरेंटोलॉजी मनुष्य में वृद्धावस्था का अध्ययन जेरेंटोलॉजी होता है। उसके बाद हम देखते हैं पैथोलॉजी क्या होता है। तो पैथोलॉजी अगर आप देखेंगे तो रोगों की प्राकृतिक लक्षणों और कारकों का अध्ययन हम यहाँ पे करते हैं पैथोलॉजी में। ऑन्कोलॉजी कैंसर व संबंधित ट्यूमर का अध्ययन करते हैं हम लोग इसमें, ऑन्कोलॉजी में। नेक्स्ट है लिथोट्रिप्सी। देखिए ये नया एक वर्ड देखने को मिलेगा, लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी में क्या होता है कि किरणों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय तथा मूत्राशय को थैली में स्थित पत्थरी को तोड़ करके मरीज का इलाज करना। आपने देखा होगा कि लेज़र से, जैसे हम सुनते हैं कि लेज़र से उसका ऑपरेशन किया गया, तो जो भी पत्थरी थी उसको लेज़र से ऑपरेशन करके निकाला गया, तो वो यही होता है लिथोट्रिप्सी, ठीक है। लिथोट्रिप्सी के द्वारा यहाँ पे करते हैं। जैसे आपने पढ़ा हुआ ना कि चट्टानों पर उगने वाले पौधे को लिथोफाइट कहते हैं, तो लिथो जो वर्ड आता है वो चट्टान आता है, तो यहाँ से आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि जो पत्थरी कह रहा है यानी पत्थर को तोड़ने से बात जब की जा रही है तो लिथो यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि डर्मेटोलॉजी में क्या होता है? त्वचा तथा इसके रोगों का अध्ययन हम लोग डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। हिस्टोलॉजी हमने देखा था, ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी होता है। टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का संवर्धन टिश्यू कल्चर कहलाता है, टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट आता है कि मॉर्फोलॉजी में पादप और जंतुओं के बाह्य आकारिक संरचना का अध्ययन मॉर्फोलॉजी में करते हैं। फिजियोलॉजी में शरीर के विभिन्न भागों के कार्यों और कार्यविधियों का अध्ययन किया जाता है फिजियोलॉजी में। नेक्स्ट आता है इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी में मछलियों का हम लोग वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, इक्थियोलॉजी होता है, इक्थियोलॉजी। एंड्रोलॉजी पुरुषों के स्वास्थ्य यानी बांझपन या फिर यौन रोगों का अध्ययन यहाँ पे किया जाता है एंड्रोलॉजी में। और डोस्मोलॉजी क्या होता है? तो एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायुबंध का अध्ययन यहाँ पे किया जाता है, डेस्मो। इसके बाद आप यहाँ पे इसको पढ़ लेना, उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। और नेक्स्ट आता है हिपैटोलॉजी में क्या होता है? यकृत, पित्ताशय की थैली और अग्नाशय के साथ साथ उनके विकारों का अध्ययन हम यहाँ पे हिपैटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है हेल्कोलॉजी। हेल्कोलॉजी में क्या होता है? अल्सर का अध्ययन हम यहाँ पे करते हैं हेल्कोलॉजी में। जेरिएटिक्स क्या होता है? तो जेरिएटिक्स में बुजुर्गों के अध्ययन, ठीक है, बुजुर्गों के स्वास्थ्य और रोगों का अध्ययन यहाँ पे किया जाता है जेरिएटिक्स में। आर्केनोलॉजी में मकड़ियों का अध्ययन हमने देखा था आर्कियोलॉजी में। एपिकोलॉजी में मधुमक्खी, एपिकोलॉजी मधुमक्खी से, ठीक है, एपिकल्चर आपने पढ़ा ही है। साइनोलॉजी में कुत्तों का अध्ययन होता है। सोरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन। एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट होता है एंटोमोलॉजी।
इकोलॉजी याद रखिएगा, सजीवों जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन हम यहाँ पे करते हैं इकोलॉजी में। नेक्स्ट आता है कि मेमोलॉजी में स्तनधारियों का अध्ययन करते हैं, मेमोलॉजी स्तनधारियों का अध्ययन। क्रेनियोलॉजी में मानव खोपड़ी के आकार और अनुपात के मापन का अध्ययन यहाँ पे क्रेनियोलॉजी में करते हैं। चिरोपॉडी क्या होता है, शरीर के पैरों के विकारों और निदान का अध्ययन हम यहाँ पे करते हैं चिरोपॉडी में। ऑनेरियोलॉजी में क्या होता है, स्वप्नों का अध्ययन हम लोग ऑनेरियोलॉजी में करते हैं, स्वप्नों का वैज्ञानिक अध्ययन। मैलेकोलॉजी में मोलास्का और इनके खोलों का अध्ययन यहाँ पे करते हैं मैलेकोलॉजी में। मिर्मेकोलॉजी क्या होता है, चींटियों का अध्ययन। ये भी कई बार रिपीट हुआ, आपने देखा होगा पेपर जब आप देखते हैं या फिर प्रैक्टिस सेट लगाते होंगे तो मर्मिकोलॉजी भी आपको कई बार देखने को मिलता है। इक्तियोलॉजी में मत्स्य की संरचना और काई का अध्ययन करते हैं, यानी ये मछली से संबंधित है इक्तियोलॉजी। सर्पेटोलॉजी में सर्पों का अध्ययन होता है। हर्पेटोलॉजी की बात करें तो उभयचर और सरीसृपों का अध्ययन यहाँ पे करते हैं। देखिए सर्पेटोलॉजी में यहाँ पे सर्पों का अध्ययन और हर्पेटोलॉजी में उभयचर के साथ साथ सरीसृपों का अध्ययन भी किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन करते हैं, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। इकोलॉजी में सजीवों पर उनके चारों ओर पर्यावरण के प्रभाव को इकोलॉजी। तो ये सब तो आपको पता ही है, बस मैं आपको एक बार गो थ्रू करा दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन होता है। पैलिनोलॉजी में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन करते हैं जो कि पैलिनोलॉजी में। एग्रेस्टोलॉजी की बात करें तो घास से संबंधित है। बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणुओं का अध्ययन होता है, बैक्टीरियोलॉजी जीवाणुओं का अध्ययन। टेटोलॉजी उपार्जित लक्षणों का अध्ययन जो होता है वो टेटोलॉजी में होता है। भ्रूण विज्ञान यानी एम्ब्रियोलॉजी जो होता है वो निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता का अध्ययन इसमें हम करते हैं। फाइटोपैथोलॉजी में पौधों के रोग और उनके बचाव का अध्ययन करते हैं फाइटोपैथोलॉजी में। एग्रोबायोलॉजी, एग्रोबायोलॉजी में कृषि के पौधों और कृषि में पौधों का पोषण एवं जीवन का अध्ययन करते हैं। एग्रो मतलब एग्रीकल्चर से ध्यान रखेंगे। एथनोबॉटनी, एथनोबॉटनी में वनस्पति और लोगों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन होता है। फार्माकोलॉजी में क्या है, औषधियों से जुड़ा है, औषधियों जड़ी बूटियों का अध्ययन इसमें करते हैं फार्माकोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है डेंड्रोलॉजी। तो डेंड्रोलॉजी हमने ऊपर में देखा था, काष्ठीय पौधों का अध्ययन। कार्योलॉजी क्या होता है, फलों और बीजों का अध्ययन, कार्योलॉजी। साइटोलॉजी में कोशिका की संरचना और कार्यों का अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी में फलदार फसलों का अध्ययन होता है। एडाफोलॉजी जो होता है जीवित जीवों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन करते हैं, मृदा के प्रभाव का अध्ययन। पोडोलॉजी में मृदा का अध्ययन और पेट्रोलॉजी में चट्टानों का अध्ययन। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सिर्फ और सिर्फ मैं आपको पढ़ करके बता रहा हूँ तो याद कैसे होगा। तो देखिए याद करने का तरीका यही है कि आप बार बार रिपीट करो, बार बार पढ़ो, एक दो बार बार लिख करके याद करो, याद हो जाएगा। सिर्फ एक बार सुनने से कोई नहीं आपको याद करा सकता, और ट्रिक के चक्कर में पढ़ोगे तो फिर दिक्कत होगा और वो फालतू टाइम वेस्ट का होगा। तो ट्रिक के चक्कर में आप जहाँ पर मिल रहा है ट्रिक, आप वहाँ से भी देख करके याद कर सकते हो। फिलहाल मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, जब होती है तो मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट आता है जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक किसे कहा जाता है, ये भी देख लेते हैं। जैसे जीव विज्ञान का जनक अरस्तु, जंतु विज्ञान जूलॉजी जो है अरस्तु मानते हैं। वनस्पति विज्ञान बॉटनी के थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक जो है वो कार्लस लिनियस को माना जाता है, कैरोलस लिनियस को। वर्गीकी का जनक भी इन्हीं को माना जाता है, लिनियस को। अनुवांशिकी का जनक ग्रेगर मेंडल को मानते हैं। आधुनिक अनुवांशिकता के जनक मॉर्गन को माना जाता है। देखिए अनुवांशिकी कहा जाए तो मेंडल और आधुनिक अनुवांशिकी कहा जाए तो मॉर्गन। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। उत्परिवर्तन के सिद्धांत एच.डी. ब्रिज, कल की वीडियो में हमने बात किया था उत्परिवर्तन का सिद्धांत एच.डी. ब्रिज ने। जीवाश्मिकी का अध्ययन यानी जीवाश्मिकी का जनक किसे माना था, विंसी याद रखिएगा, लियोनार्डो दी विंसी। सूक्ष्म जीव विज्ञान लुई पास्चर यानी माइक्रोबायोलॉजी लुई पास्चर। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिपोक्रेटस, चिकित्सा शास्त्र हिपोक्रेटस। नेक्स्ट आता है यूजेनिक्स जो होता है, यूजेनिक्स सुजरनिकी फ्रांसिस गाल्टन। पादप कायिकी का जनक स्टीफन हेल्स। आधुनिक भ्रूण विज्ञान का जनक वान बेयर। तुलनात्मक शारीरिकी का जनक जो होते हैं वो जी क्यूवियर को मानते हैं। और यहाँ पे जीवाणु विज्ञान यानी बैक्टीरियोलॉजी के जनक ल्यूमेनहॉक, बैक्टीरिया की खोज इन्होंने किया था। कवक विज्ञान के जनक माइकेली को माना जाता है। भारतीय कवक विज्ञान का जनक जो कि बुटलर को मानते हैं, बुटलर। भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक बिरबल साहनी को माना जाता है। और भारतीय बायोलॉजी के जनक जो है वो आर.एस. कश्यप को मानते हैं। और भारतीय पारिस्थितिकी का जनक जो है वो आर. मिश्रा को माना जाता है।
तो ये सब कुछ आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि आने वाले एनटीपीसी एग्ज़ाम या फिर आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, बीपीएससी एग्ज़ाम, उसमें भी पूछा जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस हैं, मिलान करने भी पूछा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे खेती और पशुपालन से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स है, उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है यह है कि फलों फूलों और सब्जियों की कृषि को क्या कहते हैं? बागवानी, हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। सब्जी की कृषि से संबंधित पौधों के अध्ययन को ओल्वेरिकल्चर कहा जाता है, यानी सब्जी की कृषि से संबंधित जो पौधे होते हैं उनके अध्ययन को ओल्वेरिकल्चर कहा जाता है। विटिकल्चर में किसका अध्ययन मतलब विटिकल्चर के द्वारा किसका उत्पादन किया जाता है? अंगूर का संबंध विटिकल्चर से। वर्मीकल्चर में प्रयुक्त वर्म क्या होता है? तो अर्थवर्म होता है। रेशम कीट का पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। मधुमक्खी के उपयोग को एपीकल्चर कहा जाता है। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद होगी पहले से ही। फलदार फसलों का अध्ययन या खेती करने के हम लोग क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहा जाता है। हाइड्रोपोनिक्स याद रखना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है कि मृदा विहीन पादप संवर्धन, यानी बिना मिट्टी के पौधों को उगाया जाता है हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्सिकोग्राफी में क्या होता है? शब्दकोश के संयोजन को लेक्सिकोग्राफी कहा जाता है। भाषा का संरचना एवं विकास तथा इतिहास का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फिलोलॉजी कहा जाता है। भाषा से संबंधित है ये फिलोलॉजी। प्रतिमाओं और चित्रकला का अध्ययन हम लोग करते हैं आइकोनोलॉजी में। आइकोनोग्राफी जो होता है, आइकोनोग्राफी में प्रतिमाओं और चित्रकला का अध्ययन करते हैं, राइट। अब देखिए खेती पालन की प्रमुख विधियां और उनके उत्पाद से संबंधित कुछ पॉइंट्स दिए गए, वो भी देख लेते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर जो होता है फसल संवर्धन, पशुपालन तथा कृषि से संबंधित विज्ञान है। एग्रोनॉमी में क्या होता है? फसलों की खेती। पोमोलॉजी में फूलों की खेती। फ्लोरिकल्चर में फूलों की खेती। तो वेजिकल्चर में क्या होता है? सब्जियों के पौधों की कृषि जो होती है, जो जड़ वाले फसलों की कृषि होती है उसको वेजिकल्चर। और ओलेरिकल्चर में सब्जियों की कृषि होती है। वेटिकल्चर में अंगूर उत्पादन। हॉर्टिकल्चर फलों फूलों सब्जियों और मसालों की खेती हॉर्टिकल्चर कहलाती है, राइट। अब इसके बाद अब यहाँ पे देखेंगे जैसे सेरीकल्चर क्या होता है। सेरीकल्चर में कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर। मोरिकल्चर क्या होता है? तो शहतूत की खेती को मोरिकल्चर कहते हैं। एपीकल्चर पता ही है, मधुमक्खी से। एविकल्चर क्या होता है? तो पक्षी पालन को एविकल्चर कहते हैं और पक्षियों का अध्ययन जो होता है ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, ठीक है। वर्मीकल्चर में कृषि उत्पादन में वृद्धि, वर्मीकल्चर। सिट्रीकल्चर खट्टे फलों और फल उत्पादों का संवर्धन, सिट्रीकल्चर। हाइड्रोपोनिक्स के बारे में आपको बता दिया कि बिना मिट्टी के खेती की जाती है, इसमें सिर्फ पानी के सहारे, तो हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। एयरोपोनिक्स में क्या होता है? तो हवा में खेती होती है। एयरो मतलब एयर मतलब हवा, हवा में खेती होती है। एविकल्चर क्या होता है? तो पक्षी पालन को एविकल्चर कहते हैं। सिल्वीकल्चर वन संवर्धन हो गया। अर्बोरिकल्चर जो होता है वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि को अर्बोरिकल्चर कहते हैं। ओलिकल्चर जैतून का उत्पादन, संरक्षण तथा व्यापार को ओलिकल्चर कहा जाता है। पिसिकल्चर में मत्स्य या फिर मछली पालन। एक्वाकल्चर जलीय जीवों का संवर्धन। एक्वा जो सब वर्ड यूज़ होता है वो जल के लिए इस्तेमाल होता है। ओस्ट्रीकल्चर जो होता है व्यापार हेतु सीपों में कृत्रिम प्रजनन। होलीकल्चर घोंघे का संवर्धन जो होता है वो होलीकल्चर कहलाता है, ठीक है। मेरीकल्चर में याद रखिएगा मानव उपभोग हेतु समुद्री जीवों का संवर्धन जो होता है वो मेरीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट आता है हमारा एल्गा कल्चर। शैवालों की कृषि को हम लोग एल्गा कल्चर कहते हैं। ये वर्ड थोड़ा सा यूनिक है और शायद फर्स्ट टाइम आपने भी सुना होगा। तो एल्गा कल्चर याद रखिएगा, ये आपका होता है, जैसे अलगी तो हमने सुना है ना, अलगी वर्ड शैवालों के लिए, तो यहाँ पे आप इस तरह से याद रखिएगा एल्गा कल्चर शैवालों की कृषि होता है। स्पंजी कल्चर स्पंज संवर्धन, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमने आज की इस वीडियो में आपको जीव विज्ञान से जुड़े हुए जो स्टार्टिंग के पॉइंट होते हैं, बेसिक चीज़ें होती हैं जिसमें हम लोग जिस चीज़ का अध्ययन करते हैं, जिसकी खेती करते हैं, वो सब कुछ हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। और इससे बाहर नहीं पूछा जाता है क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें भी इंक्लूड करके मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपने एंड तक वीडियो को देखा है तो नीचे जय हिंद ज़रूर लिख करके जाना ताकि मुझे पता चले कि आप वीडियो को एंड तक देखे हुए हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा तो आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।